Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the series of the history of English literature. And my today's topic is Anglo-Norman literature or Middle English. And its time period is 1100 to 1500. जैसे कि पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंग्लिश लिटरेचर जो है वो एंग्लो सेक्सन के लिटरेचर से स्टार्ट होता है एंड एंग्लो सेक्सन्स के बाद जो है आता है एंग्लो नॉर्मन्स का लिटरेचर। बट जो है वो एंग्लो नॉर्मन्स का लिटरेचर कैसे आया उसके लिए हमें जो है वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने की ज़रूरत है। हाउ एंग्लो सेक्सन्स वर डिफीटेड एंड हाउ नॉर्मन्स कॉन्कर्ड द लैंड। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द नॉर्मन्स। एट द एंड ऑफ द 8th सेंचुरी देयर वर मेनी वाइकिंग रेड्स। 8th सेंचुरी के एंड में वाइकिंग्स के बहुत ज़्यादा हमले हो रहे थे इंग्लैंड पर। अब ये वाइकिंग्स कौन थे? वाइकिंग्स वर एक्चुअली पायरेट्स। वाइकिंग्स जो है वो पायरेट्स थे, समंदरी डाकू थे। समंदरी डाकू जिसे जो है वो कहते हैं। अब एंग्लो सेक्सन और वाइकिंग्स के दरमियान एक मजबूत जिद्दोजहद चल रही थी ब्रिटेन पर रूल करने की। बोथ वर फाइटिंग टू कंट्रोल ओवर इंग्लैंड। लेकिन जो है वाइकिंग्स जो है को कभी इन्वेड नहीं कर सके क्योंकि सेक्सन्स जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रेव थे, फियरलेस थे। एंड in 9th century King Alfred stopped the Vikings। 9th सेंचुरी में किंग अल्फ्रेड ने वाइकिंग्स को रोका। वाइकिंग्स एंड किंग अल्फ्रेड के दरमियान एक फ़ाइट होती है, एक वॉर होती है जिसमें जो है वो किंग अल्फ्रेड जो है वो जीत जाते हैं। सो इनके दरमियान एक मुआहदा तय पाता है और वाइकिंग्स अब क्या करते हैं इस मुआहदे के बाद ईस्टर्न इंग्लैंड में ही जो है वो आबाद हो जाते हैं और जिस जगह पे आबाद होते हैं उसे रैनलॉ कहा जाने लगा। अब अगर हम बात करें एंग्लो सेक्सन रूलर्स की तो वो बहुत पावरफुल होते थे, ब्रेव थे। लेकिन बात के आने वाले एंग्लो रूलर्स जो थे वो ऐसे नहीं थे, वो बहुत कमज़ोर हुक्मरान साबित हुए। 11th सेंचुरी में जो इंग्लैंड का किंग बना वो बहुत वीक था, पावरफुल नहीं था। इसने जो है वाइकिंग्स को रोकने की कोशिश की लेकिन वो ना रोक सका और आखिरकार उसे फ्रांस भागना पड़ा। अब इसके बाद इसका बेटा किंग बना एंड हिज नेम वाज एडवर्ड द लास्ट किंग। जो सबसे लास्ट किंग था वो कौन था? एडवर्ड द लास्ट किंग। चलिए हम बात करते हैं नॉर्मन्स की कि नॉर्मन्स कौन थे, कहाँ से आए ये। नॉर्मन्स का एक्चुअल मीनिंग है नॉर्थ मैन। नॉर्मन्स भी असल में पहले समुद्री लुटेरे थे। इन्होंने फ्रांस पर अटैक किया और फिर यहीं बस गए और फ्रांस की औरतों से शादी कर ली, फ्रांस का कल्चर भी अपना लिया। फ्रांस में रहने के बाद ये लोग जो है वो बहुत ब्रिलियंट बन गए, बहुत इंटेलिजेंट हो गए क्योंकि ये पहले बहुत जंगली थे, सिविलाइज नहीं थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, नॉर्दर्न फ्रांस के एक इलाके में ये लोग रहने लगे जिसे नॉर्मंडी का नाम जो है वो दे दिया गया। सो नॉर्मन्स वर द नेटिव पीपल ऑफ नॉर्मंडी। अब ऐसा नहीं था कि नॉर्मन्स ने अचानक आकर एंग्लो सेक्सन पर अटैक किया और जो है वो इंग्लैंड को कंट्रोल किया। जैसे एंगल्स एंड सेक्सन जो है वो केल्ट्स की हेल्प के लिए आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इस पर काबिज हो जाते हैं। इसी तरह नॉर्मन्स भी जो है वो मतलब नॉर्मन्स के थोड़े बहुत लोग जो है वो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से पहले ही इंग्लैंड आकर रहने लगे। कैसे रहने लगे? नॉर्मन्स की जो है वो एंग्लो सेक्सन्स का जो फ्यूचर किंग था एडवर्ड, उससे फ्रेंडशिप हो जाती है, उससे दोस्ती हो जाती है। एडवर्ड जो है वो जब वो अपनी माँ के आबाई वतन नॉर्मंडी में जलावतनी के दौरान था। अब जब एडवर्ड जो है वो इंग्लैंड वापस आता है तो कुछ नॉर्मन्स भी उसके साथ वापस आ गए, उसके साथ आ जाते हैं। इस तरह नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से पहले ही इंग्लैंड में जो है वो नॉर्मन्स आकर आबाद हो गए थे। सो विलियम द कॉन्करर जो है वो नॉर्मन्स का किंग था। अब एडवर्ड की मौत के बाद जो है वो किंग जो इंग्लैंड का किंग बनता है वो हेरोल्ड बनता है। अब हेरोल्ड और जो है वो नॉर्मन्स के दरमियान, सेक्सन्स एंड नॉर्मन्स के दरमियान एक वॉर होती है जिसे बैटल ऑफ हेस्टिंग का नाम दिया जाता है, जो कि 1066 में होती है। अब इसमें जो है वो किंग हेरोल्ड को जो है वो शिकस्त हो जाती है, नॉर्मन्स उन्हें डिफीट कर देते हैं और इस तरह जो है
वो क्या होता है कि एंग्लो सेक्सन के हाथ से इंग्लैंड चला जाता है। अब जो ज़ाहिर है जो जीतेगा, जो वॉर जीत रहा है तो रूलर भी वही बनेगा, उन्हीं की जो है वो हुकूमत होगी। अब जैसे किंग हेरोल्ड को शिकस्त होती है, जो है वो किंग हेरोल्ड मारा जाता है बैटल ऑफ हेस्टिंग में, तो अल्टीमेटली जो है वो नॉर्मल जो है वो इंग्लैंड के न्यू रूलर्स बन जाते हैं। अब तक हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो स्टडी किया। अब आते हैं एंग्लो नॉर्मन लिटरेचर की तरह, जिसे मिडल इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं, और ये शुरू होता है 1066 टू 1558 तक, 1066 से 1558 तक ही जाता है। तो 500 सालों का ये पूरा पीरियड जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है: बिफोर चौसर, एज ऑफ चौसर, एज ऑफ रिवाइवल। बिफोर चौसर का जो टाइम पीरियड है वो है 1066 से 1300। एज ऑफ चौसर का टाइम पीरियड है 1300 टू 1400। एज ऑफ रिवाइवल 1400 टू 1550। सो एंग्लो नॉर्मन और मिडल इंग्लिश लिटरेचर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। अब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद क्या होता है? नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा रहा है। 1066 से 1200 तक इंग्लिश जो है ओल्ड इंग्लिश बिल्कुल सो गई, यानी नॉर्मन्स ने आते ही जो है वो अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज जो है वो इम्पोज करने की कोशिश की। उन्होंने फ्रेंच को ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया। ठीक है, अब जो है नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद जो है वो लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो जो है 2 लैंग्वेजेस जो है आफ्टर नॉर्मन्स 2 लैंग्वेजेस स्टार्टेड टू बी स्पोकन इन इंग्लैंड। 2 लैंग्वेजेस जो है वो 2 ज़ुबानें बोली जाने लगी। अब फ्रेंच लैंग्वेज जो पहली ज़ुबान थी वो फ्रेंच लैंग्वेज थी, जो है वो रूलर्स की लैंग्वेज थी, जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, जो अपर क्लास की लैंग्वेज थी, जो अपर क्लास के लोग बोल रहे थे। और रोमन्स हर हाल में फ्रेंच कल्चर और फ्रेंच लैंग्वेज इंग्लैंड में इस्टेब्लिश करना चाहते थे। हर हाल में वो जो है फ्रेंच लैंग्वेज को इंग्लैंड पर इम्पोज करना चाहते थे कि हर तरह से जो है वो इंग्लैंड में फ्रेंच लैंग्वेज हो, फ्रेंच कल्चर हो, हर तरह जो है हर तरह से उनका रूल हो। अब दूसरी ज़ुबान कौन सी थी? द एंग्लो सेक्सन लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ लेमैन, जो आम आदमी बोल रहे थे, जिसे मिडल इंग्लिश भी कहा जाने लगा। अब जब ये दोनों ज़ुबानें बोली जाने लगीं तो एक नई ज़ुबान निकल के आई, जिसे एंग्लो नॉर्मन कहते हैं। इसके अलावा एक और लैंग्वेज भी थी, द क्लर्जी इंसिस्टेड ऑन द यूज़ ऑफ लैटिन, जिसे जो है जो वहाँ का रिलीजन था वो जो है वो जो है फोर्स कर रहे थे कि लैटिन ज़ुबान को जो है वो ज़्यादा फ़रोग दिया जाना चाहिए। जो नॉर्मन से वो फ्रेंच पे फोकस कर रहे थे कि फ्रेंच शुड बी स्पोकन। जो वहाँ पे रिलीजन था जो है वो क्रिश्चियनिटी थी, एंड उनकी जो ज़ुबान थी वो लैटिन थी। सो दे वांटेड टू बी स्पोकन लैटिन लैंग्वेज। सो इस तरह से है वो लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रहा है। अब इस टाइम पे जो है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड भी जो है वो इस्टेब्लिश होती हैं, और लंदन इस वक्त जो है वो राइटिंग का हब था। किताबें बहुत महंगी थी क्योंकि तब प्रिंटिंग प्रेस नहीं आई थी और किताबें हाथों से लिखी जाती थीं। अब 1200 से 1066 तक ओल्ड इंग्लिश बिल्कुल सो गई। ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम 1066 टू 1200 लॉस्ट, बैकग्राउंड में चली गई थी, यानी लेकिन 1200 में ये लैंग्वेज दोबारा जागी और इस वक्त ये बिल्कुल बदल चुकी थी। इसको बहुत सारे हिस्टोरियंस बोलते हैं इन बिटवीन लैंग्वेज। ये इन बिटवीन लैंग्वेज ओल्ड इंग्लिश से बिल्कुल अलग है और जो है मॉडर्न इंग्लिश से भी अलग है। अब इस एज के अंदर एक ज़रूरी टाइप का लिटरेचर ऐड हुआ था, न्यू जॉनरा ऑफ लिटरेचर, रोमांस। अब ये कैटेगरी इंग्लैंड के लिए बिल्कुल जो है वो बिल्कुल नई थी, इसे नॉर्मन्स अपने साथ लेके आए थे। जो रोमांस था ये जो है वो एक अलग किस्म का रोमांस था। ये लड़के लड़की के बीच का रोमांस नहीं था, बल्कि एक सिपाही का एक कंट्री के लिए जो रोमांस होता है, इस टाइप के रोमांस पे जो है ये लिटरेचर लिखा जाता था, इसलिए इसे रोमांस लिटरेचर कहा जाता है।
अब जो है वो सब काम फ्रेंच लैंग्वेज में हो रहे थे। और अराउंड 13th सेंचुरी जो है वो लेमैन नाम का एक पोइट आता है, इसने इंग्लिश लैंग्वेज में एक पोइट्री लिखी जिसका नाम है ब्रट, लेमैन्स ब्रट। अब इसने जो ये वर्क लिखा ब्रट, इसमें 16,000 से ज़्यादा लाइन्स हैं और ये इंग्लैंड की हिस्ट्री बताता है। तो ये वर्क क्रॉनिकल ऑफ ब्रिटेन भी कहा जाता है। अब ये पोइम इंग्लैंड की फर्स्ट हिस्टोग्राफी कही जाती है, जिसे एंग्लो सेक्सन के बाद में इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया। और इस पोइम के बाद बहुत सारे वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे जाने लगे। इस वर्क के बाद इंग्लिश लैंग्वेज दोबारा जो है वो इंग्लैंड में उभर कर सामने आई। इस लैंग्वेज में बहुत सारे वर्क लिखे गए, जिनमें से एक जो है जो फेमस है द ऑर्मोलम। ये इस टाइम का बहुत फेमस वर्क है। चौसे की एज से पहले जो मेडिवल ऑथर्स लिखते थे वो ज़्यादातर नाइट और जो किंग आर्थर और नाइट्स की तारीफ़ों के बारे में लिखते थे। किंग आर्थर जो है वो बहुत पहले का किंग था, लेकिन जो लेमन था ये इनसे अलग था और इसने कुछ अलग ही लिखा। इस वक्त कैथोलिक चर्च बहुत ज़्यादा पावरफुल था और जो चर्च कहता था वही मानना पड़ता था, वही लिखना पड़ता था। लेकिन जो लेमन था उसने जो है वो लेमन जो था उसने अपनी मर्ज़ी का लिखा। मिडिल इंग्लिश में सबसे ब्रिलियंट पोइम जो लिखी गई थी वो है द आउल एंड द नाइटिंगेल। अब इस पोइट की कॉपी करके बहुत सारे मिडिल इंग्लिश ऑथर्स लिखना शुरू हो गए। एक और वर्क है कर्सर मुंदी। ये एक रिलीजियस पोइम है जिसमें 3,000 लाइन्स जो हैं, मतलब जो 3,000 लाइन्स पर मुश्तमिल है। ना तो इसके ऑथर का नाम पता है, किसने लिखी है, ये कब पब्लिश हुई, और उस वक्त के जो ऑथर होते थे वो अपने वर्क के नीचे अपना नाम लिखते ही नहीं थे। तो बहुत सारे वर्क ऐसे हैं जो बेनाम हैं। So it was all about historical background of Anglo-Norman and Anglo-Norman literature. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।